मैंने हमेशा सिनेमा को एक बहुत ही पावरफुल वेपन के रूप में माना है, which can change the society. Actually, this is the most powerful weapon which can influence people, which can change the society, and which can make any kind of positive or negative changes in a nation or in the society. Hello everyone, you're watching peoplemoon.com. I am Rashida Sahani, and today I am very excited and pleased to be chatting with Enamul Haq, who was recently seen in the web show Maharani. Hi Enamul, how have you been? Hello, I'm good. How are you? I'm good too. So Enamul, firstly मुझे आपसे यही पूछना होगा क्योंकि जो जिस चीज पे बेस्ड है ये शो, एक पॉलिटिकल ड्रामा है महारानी, एंड ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस इसमें बहुत ही अच्छे से निखर के बाहर आई है। बट जब आप ये रोल ले रहे थे, क्या आपके मन में कोई भी हेजिटेशन थी इस बात की कि एक पॉलिटिकल ड्रामा है, थोड़ी कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है? क्योंकि पहले भी हमने देखा है बॉलीवुड फिल्म्स या शोज जब बनते हैं, पॉलिटिकल ड्रामास होती हैं तो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं। Actually, this depends on how who is making this show. Actually, who is behind it. तो आप सुभाष जी को जानते हैं, उनका काम देखा है, मैंने भी उनके साथ जॉली एलएलबी की है, तो मुझे उनकी सेंसिटिविटीज पता है कि वो किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का सिनेमा बनाते हैं। सो आई वाज वेरी श्योर कि वो उसको सेंसिबली हैंडल करेंगे, इसीलिए मुझे उस तरह का कोई फेयर नहीं था कि वो कंट्रोवर्शियल जोन में जाएगा या कुछ भी, जैसा कि अक्सर होता रहा। सो दैट वाज स्मूथ एक्चुअली। ओके, ग्रेट। और आपका जो रोल है, ऑफ कोर्स उसके लिए भी काफी अप्रिसिएशन मिली है आपको, और काफी रिव्यूज में आपकी तारीफ हुई है। बट आपका रोल क्या कोई रियल इंसान के ऊपर बेस्ड है, या फिर एक आपको कोई रिसर्च वर्क करनी पड़ी, आपने किसी से बात की, या फिर इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर? No, basically the entire series is loosely based on real incidents, but that loosely. तो उसी तरह रियल लाइफ में भी कोई एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसने वो स्कैम, मैंने उनके बारे में पढ़ा, वो तो लूजली इंस्पायर्ड था रियल कैरेक्टर से, बट मोस्टली फिक्शनल है। तो क्योंकि मैं एक हिंदी भाषी प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मेरा कैरेक्टर थोड़ा बंगाली था, तो वो मेरे लिए एकदम से एक बहुत ही और भी ज्यादा चैलेंजिंग वो था कि, और मुझे इस तरह के चैलेंज लेने में मजा आता है। लाइक आपने अगर एयरलिफ्ट देखा होगा तो उसमें इराकी वाला था, तो बहुत सारे लोगों को यही लगता था ये इराकी बंदा है। बाद में मैं जिनसे कुछ लोगों से मिला तो बोलते अरे आपने हिंदी भी सीख ली इतनी जल्दी यहाँ आके, तो ऐसे भी रिस्पॉन्स। तो सुभाष जी ने मुझ पर ट्रस्ट किया उस कैरेक्टर के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर बेसिकली जनरली मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टेलिंग इट सारे ऐसे हैं, लेकिन उनका वही रहता है, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और अगर उन्होंने देखा कि अच्छा एक 60 साल का बंदा है तो 60 साल का ही लाके खड़ा कर देते हैं, या बंगाली है तो बंगाली लाके खड़ा कर देते हैं। तो बहुत कम लोगों में ऐसा विजन होता है कि हाँ ये आदमी को क्या मैं इस रूप में देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ तो कितना क्लियर देख रहा हूँ। तो सुभाष जी ने मुझे उस कैरेक्टर में क्लियरली अपने विजन में देखा, मुझ पर ट्रस्ट किया, फिर जिम्मेदारी मेरी बढ़ जाती है कि उन्होंने जो ट्रस्ट किया मुझे उस ट्रस्ट को डिसोन नहीं करना चाहिए, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस पर पूरा उतरू जो जिम्मेदारी मुझे दी है। तो डेफिनेटली शोल्डर पे प्रेशर तो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप अपना काम ईमानदारी से करें तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं रहती। हुमा जो ऑफ कोर्स सिंगल हैंडेडली लीड कर रही है शो को, और बहुत सारे और भी इनक्रेडिबल एक्टर्स हैं इसमें। बट पहले ये ज्यादातर बॉलीवुड या वेब में नहीं होता था, पहले विमेन लेड फिल्म्स और विमेन लेड शोज थोड़े कम होते थे। बट आज ये एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। तो आपको कैसा लगा ऐसे एक शो पे काम करके, एंड ऑफ कोर्स हुमा के साथ भी काम करके? हुमा शी इज अ वंडरफुल को एक्टर। मैंने उनके साथ जॉली एलएलबी में स्क्रीन स्पेस किया था, थोड़ा सा शेयर किया था। डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, बट वी यूज्ड टू मीट ऑन सेट, वी यूज्ड टू से हाय हेलो टू ईच अदर, एंड वी हैव गुड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। तो वो हमेशा से अप्रिशिएट एडमायर करती है मेरे काम को, मैं भी उनके काम को अप्रिशिएट एडमायर करता हूँ, और काम साथ में करने का एक अच्छा फन जोन था बेसिकली, कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं है। तो वो भी कोऑपरेटिव है, मैं भी थोड़ा सा कोऑपरेटिव, और मतलब सेंसिबल लोग, मैंने जो वर्ड यूज किया ना, सेंसिबल टीम जहाँ होती है वहां सारी चीजें अपने आप ही सही फ्रेम में हो जाती हैं। सो द एंटायर टीम वाज वेरी सेंसिबल, चाहे वो राइटिंग टीम हो, चाहे वो डायरेक्शन टीम हो, या एक्टर हो। अगर आप कास्ट भी देखेंगे तो बहुत यूनिक सी कास्ट है, और सब लोग समझदार हैं, अपने अपने स्पेस में काम करना जानते हैं, और दूसरे एक्टर को रेस्पेक्ट देना जानते हैं। सो इट वाज वेरी
स्मूथ प्रोसेस. एंटायर सीरीज वाज शॉट इन ड्यूरिंग पेंडेमिक इन लास्ट 4 months. और थोड़े से टेक्निकल वैसे वाले प्रॉब्लम्स थे कि शूटिंग की परमिशन नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, या कभी ये प्रॉब्लम हो गया. स्मूथ उस लेवल पे नहीं था क्योंकि हम लोग डिफिकल्ट फेज में शूट कर रहे थे, बट इन टर्म ऑफ एंटायर प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ. Okay, that's great. And how do you see, आजकल जैसे मैंने आपको बोला कि women led जो content आ रहा है, ये जो shift है, इसको आप what do you feel about that shift कि अब एक जरूरी नहीं है कि एक हीरो की बैकिंग चाहिए ही चाहिए एक फिल्म में, तो इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है एक्टर्स के लिए, कंटेंट के लिए, कि जहां पर हम बहुत सारे जो प्री सेट पैरामीटर्स थे उनको ब्रेक कर रहे हैं. स्टार्स सिस्टम जो हमारी इंडस्ट्री में था वो हमेशा रहेगा, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गया. जिंदगी में कभी कुछ चीज खत्म नहीं होती, को एग्जिस्टेंस चलता रहता है. लेकिन हाँ, उससे थोड़ा रेशियो बैलेंस होने की कोशिश हुई है कि पहले 90% स्टार ओरिएंटेड था, ऑडियंस भी उसी के पीछे भाग रही थी. अभी वो थोड़ा सा कम हुआ है, वो 90 से शायद 60 पे है. और जो बहुत ही अननोन फेसेस थे लेकिन रियल कंटेंट था, वो थोड़ा सा उसका थोड़ा परसेंटेज ऊपर उठा है. तो इट्स कमिंग ऑन ए बेसिकली इक्वल लेवल, एंड it's a good thing if things survive in a coexistent manner. तो वो बड़ी अच्छी बात है. और मतलब इट्स ए वेरी गुड टाइम फॉर एक्टर्स. लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओटी, मतलब जैसे कि हम बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में है कि सिनेमा थिएटर तो अब मतलब ओटीटी ने कब्जा लिया. ऐसा नहीं है. सिनेमा विल बी बैक. सिनेमा का जो मैजिक है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम. अभी थोड़ा घर पे बैठे हैं तो घर पे देख रहे हैं, माहौल बदलेगा तो बाहर भी जाएंगे, देखेंगे सिनेमा में. बिल्कुल, डेफिनेटली. एंड इनामी, जब आपने ये कैरेक्टर पिक किया था, क्या आपको पता था कि जो जिस इंटेंसिटी से ये शो रिलीज होगा, एंड ऑफ कोर्स अभी जो रिव्यूज भी आए हैं, जो ऑडियंस रिएक्शन आया है वो काफी अच्छा आया है, तो तब आपको आइडिया था कि ये शो का जो रिस्पॉन्स होगा ये अच्छा ही होगा? बिल्कुल आइडिया था, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट समझी थी, सुनी थी, पढ़ी थी. तो उतनी सेंसिबिलिटीज तो मेरी हैं स्क्रिप्ट को लेके. मैं हमेशा से बहुत ही चूजी रहा हूँ, और मैंने जितने भी काम किए, मैंने बहुत कम काम किए हैं. उसमें मतलब बहुत कम ऐसे हुए हैं जो कि ऑडियंस को पसंद नहीं आए या नहीं चले. लेकिन अगर आप एज ए होल उस प्रोजेक्ट को देखें तो मैं आज भी उस बिलीव के साथ कहता हूँ कि वो एक अच्छी स्क्रिप्ट थी. कई बार बनते बिगड़ते इधर उधर हो जाता है, लेकिन मुझे मेरे सिलेक्शन पे कभी कोई डाउट नहीं रहा. तो जब मैंने पढ़ी और चूज करी तो मुझे पूरा यकीन था कि डेफिनेटली वर्क करेगी. लेकिन इतना ज्यादा अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑडियंस से आएगा, ये सरप्राइज एलिमेंट होता है. इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बेसिकली. Of course. And of course शो तो सक्सेसफुली रिलीज हो गया, बट इस साल के बिगनिंग में और एक शो आया था जिसका नाम था तांडव. वो भी पॉलिटिकल ड्रामा था, और उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत सारे लीगल फाइट्स हुए इस शो को लेके. तो आपको क्या अपने शो महारानी से ऐसा कोई डर था कि इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मैं जैसा कि आपको कहा कि सेंसिबल लोगों के हाथ में सब्जेक्ट था, तो वो उतनी समझ रखते हैं, क्योंकि वो वहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं आए थे. और जैसे कि हम जान रहे हैं कि आजकल देश का माहौल कैसा है, कि हमारी आज की डेट में सबसे कमजोर चीज है भावनाएं, जो कभी भी आहत हो जाती है, कभी भी हर्ट हो जाती है. तो उतना ध्यान तो उन्होंने भी रखा कि क्योंकि बात बात पे लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाती है. वो उसके पीछे के रीजन क्या होते हैं वो सबको मालूम है. कितने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होते हैं, कितने स्पॉन्सर होते हैं, हम सबको सब कुछ मालूम है. तो यही बात डायरेक्टर साहब को और क्रिएटर को भी मालूम रही होगी कि क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं. तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के उस स्पेस में गए ही नहीं, और अगर कुछ था भी उसको अवॉइड करके एक स्मूथ फैमिली ड्रामा, एक पॉलिटिकल ड्रामा बना. Of course. एंड इन द पास्ट ऑल्सो हमने आपके बहुत सारी फिल्म्स और रोल्स देखे, जैसे फिल्मिस्तान हो गई, जॉली एलएलबी, एयरलिफ्ट, अब महारानी ऑफ कोर्स. तो क्या मीनिंगफुल सिनेमा का पार्ट होना ये कॉन्शियस डिसीजन है? बिकॉज आपकी हर फिल्म में कुछ ना कुछ इट्स मीनिंगफुल कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी कंटेंट. तो क्या आप उस हिसाब से ही अपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं? जी, प्राइमरीली मेरा यही दो चीजें हैं. मैंने मतलब अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपको उसमें ऐड कर दूं कि मैंने पागलपंती जैसा सिनेमा भी किया, जिसका टैगलाइन था कि दिमाग बाहर रखे, जिसका प्रमोशनल टैगलाइन नहीं होता. तो मैंने वो भी किया है. लेकिन हाँ, ये एक मेरा कॉन्शियस डिसीजन रहा है हमेशा से कि मैंने हमेशा सिनेमा को एक बहुत ही पावरफुल वेपन के रूप में माना है.
which can change the society. Actually, this is the most powerful weapon which can influence people, which can change the society, and which can make any kind of positive or negative changes in a nation or in the society. तो ऐसा होता भी रहा है, इतिहास गवाह है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोस्टली वेस्ट ऑफ रिसोर्स करते हैं। कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए भी उतना ही मैन पावर, उतना ही खाना पीना, उतना ही इक्विपमेंट और उतना ही लोग लगते हैं जितनी एक खराब फिल्म बनाने के लिए। एक नॉनसेंस फिल्म बनाने के लिए भी उतना ही सब कुछ रिसोर्स, मैन पावर और सब कुछ लगता है जितना एक सेंसिबल फिल्म बनाने के लिए। तो अभी आपका डिसीजन है कि आप किस चीज का हिस्सा होना चाहते हैं। रही बात जहां तक वो एंटरटेनमेंट वाली, वो जो एक लॉलीपॉप हमेशा से चुसाया जा रहा है कि पब्लिक को एंटरटेनमेंट चाहिए, इस देश में तो नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा है। हर टाइम हम अपने मोबाइल में, इसमें, सड़क पे आते जाते सब जगह फुल टाइम एंटरटेनमेंट। वी आर द मोस्ट एंटरटेनिंग कंट्री, जो मतलब 24 घंटे हम लोग। तो उसमें सिनेमा भी फिर एक, मुझे एंटरटेनमेंट से कोई वो दुश्मनी नहीं है, होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसा तो हो कि आपका सिनेमा लोग इंटरेस्ट से देखें, उतना एंटरटेनमेंट वैल्यू होना चाहिए। लेकिन साथ ही सिनेमा का वैल्यू भी होना चाहिए कि एंटरटेनमेंट के जरिए हम एक बड़ी बात भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट was an entertaining film. For example, Munna Bhai है, इस तरह की फिल्में। But 3 Idiot talks about the youth and education system. Munna Bhai talks about another, even Rang De Basante talks about so many current issue of the country. तो आप अगर देखेंगे इतिहास में ऐसा सिनेमा बना है जो एंटरटेनिंग होने के साथ साथ कुछ वैल्यू ऐड करता था। तो क्या बुराई है? मैंने कब कहा कि एंटरटेनमेंट मत करो? कौन कहता है? लेकिन आप खाली तमाशा करके चले जाओ और लोगों को मतलब ये डिशम बिशम और नाच गाना दिखा के फिर ये एक्सपेक्ट करो कि लोग इसको याद रखें और कल्ट मान लें और इसको, वो मतलब बेईमानी है। वैसा नहीं होगा और ऐसा होता भी नहीं है। साल में 150 फिल्में बनती थी जब नॉर्मल सिनेमा, नॉर्मल टाइम था। 150 में से 10 ही याद रखी जाती थी ना, आपको भी मालूम है। बाकी 140 कहाँ जाती थी? उनमें से तो मतलब सब तो 100 करोड़ भी नहीं कमाती थी, 200 करोड़ भी नहीं कमाती थी। तो डिपेंड करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे हैं कि ये यूज कर रहे हैं, वो हमारी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली, कंप्लीटली अग्रीड। एंड ऑफ कोर्स आपने राइटिंग भी की है और आपने अमिताभ बच्चन की जो फिल्म आई थी बुढ़ा होगा तेरा बाप, उसमें की डायलॉग्स लिखे हैं। स्क्रूड अप एक वेब शो था, उसके भी एडिशनल डायलॉग्स थे। तो अब आप आर यू प्लानिंग कि आप राइटिंग में भी ज्यादा फोकस करेंगे या आप बैलेंस करेंगे राइटिंग और एक्टिंग? नहीं, मैं बेसिकली फ्यूचर प्लान है, आई विल कम इनटू डायरेक्शन। मैं अभी एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो जब थोड़ी सी सिचुएशंस और बेटर होंगी और मैं एक अच्छा सिनेमा देना चाहता हूँ, अगर मतलब मैं एज एन एक्टर अच्छे सिनेमा का पार्ट नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं एक अच्छा सिनेमा ऑडियंस को बना के दिखाऊंगा। तो वो मेरी कोशिश है, डेफिनेटली करूंगा। क्योंकि जो है मतलब ऊपर वाले ने अगर कुछ टैलेंट दिया है उसे एक्सप्लोर करना चाहिए और अच्छा सिनेमा करते रहना है, चाहे वो एज ए राइटर करूं, एज ए डायरेक्टर करूं, एज एन एक्टर करूं। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच इनामुल हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर, नाइस टॉकिंग टू यू।